नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की चुनाव की तैयारियों पर। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी यूपी पर खास ध्यान दे रही है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इस वक्त यूपी में बीजेपी के पास 80 लोकसभा सीटों में से सहयोगी दल समेत अपना दल को मिलाकर 66 सीट है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी तकरीबन 2 वर्ष का समय जरूर बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने पहले सभी सांसदों को 100 कमजोर बूथों और विधायकों को 25 कमजोर बूथों पर पहचान कर उन पर मेहनत करने की जिम्मेदारी दी और अब बीजेपी ने प्रदेश में हारी हुई लोकसभा की 14 सीटों को जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए एक टीम भी बनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव का लेखा जोखा देखने के बाद वहीं समाजवादी पार्टी को भी यह लगता है कि लोकसभा चुनाव में सीटों और वोटों के आंकड़ों में बदलाव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में नए समीकरणों की तरफ इशारा भी है और 2022 जैसी वोटिंग पैटर्न यानी 2024 में दोहराया गया तो सपा गठबंधन के खाते में 1/4 से अधिक सीटें जाने के आसार भी हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे, समीकरण और चेहरे विधानसभा से बिल्कुल जुदा होते हैं। फिलहाल सपा अभी तैयारियों में है, भले ही अकेले इन तैयारियों को अंजाम दे रही हो, लेकिन गठबंधन के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। तो वहीं बसपा में भी बैठकों का दौर जारी है और साथ ही कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। अब लोकसभा में किसका कितना प्रभाव देखना होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। कतिल शेख जी हैं, उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कंचन द्विवेदी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही दिलीप यशवर्धन जी हैं जो कि सामाजिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरएलडी से, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल कंचन जी, विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत और लोकसभा के उपचुनाव में जो 2 ऐसी सीटें थी, रामपुर और आजमगढ़, यहां भी आपने जीत हासिल की, एक बड़ी सफलता और आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, या यूं कहा जाए कि जोश हाई है। अब आगामी लोकसभा की तैयारियों में बीजेपी जुट गई, क्योंकि बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो वो जो 14 सीटें जो पिछली बार आप लोग नहीं जीत पाए थे, उसको लेकर किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं और कैसे जीतेंगे? हाँ, देखिए राजेश की बात यह है कि ठीक है, कहने के लिए क्या होता है और हमारे विपक्षी लोग क्या कहते हैं कि हम चुनावी मूड में रहते हैं। हम तो कहेंगे कि हम विकासी मूड में रहते हैं। हर समय ये सोचते हैं कि कैसे लोगों का विकास हो, कैसे लोगों का हित हो, जिसके दायरे में रह करके, जिनकी चीजों को, हितों को रख करके हम आगे बढ़े और ये सोचे, ये विचार करें कि जो हमारे लोग हैं, जहां पर हम ये विचार नहीं कर रहे हैं कि हमें 2024 में क्या करना है या लोकसभा कि जब हम पिछली जिन सीटों को हार गए थे वो हम कैसे जीते और हमारा कारण क्या था वहां पर हारने का, हम इन चीजों पर विचार करते हैं। हम इस तरीके से कभी भी अभिमान में नहीं होते कि नहीं हम ये जीत गए हैं या फिर हम जिनको हार गए उन पर ध्यान नहीं आते। हमारा सबसे पहला फोकस ये होता है कि जो हमने नहीं पाया है हम उसे कैसे पाए और उसका मतलब क्या था, किस कारण से हम उन सीटों को खो चुके हैं, वो हमारा मकसद होता है और हम उन पर लग जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी भी है और इसी के जरिए हम भारत में सभी के हृदयों में राज्य कर रहे हैं, सभी के हृदयों में राज्य कर रहे हैं। और यही हमारी सबसे अच्छी, क्योंकि ये जो उत्साह होता है ना, वो यही से आता है जब हमारे लिए जीत पर जीत होती चली जाएगी। जैसे कि अभी हमें उपचुनाव में जो जीत मिली है, उससे हमारे जो भी आला कमान है या फिर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो हमारा एक नेता है और जो एक काम करने वाला, जो हमारा कर्मठ एक नेता है, जो भी कर्मचारी है या फिर जो भी नीचे से ऊपर तक के जो भी लोग हैं, वो ये विचार करते हैं कि जब हम इतनी चीजों को जीत रहे हैं, जैसे कि मैंने हमेशा से डिबेट में सुना, जो हमारे आरएलडी के या तो प्रवक्ता या नेता या फिर सपा के जो भी नेता सम्मुख आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत छोटी बात थी, हार गए कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, हम किसी भी हार को छोटा नहीं समझते और किसी भी चुनाव को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि वो छोटा है, जो कि अखिलेश जी के द्वारा या फिर उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा अक्सर सुनने में मिल ही जाता है। बस वही बात है, हम ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें कोई जादू नहीं करना है। बस हम यही चाहते हैं कि जनता का हित कैसे हो, जनता के लिए हम विकास कैसे कर सके, जनता के लिए हम कैसे विचार कर सके। ठीक है, विकास कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव छोटा नहीं होता है। आरएलडी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं
रोहित अग्रवाल जी, मैं यही बोल रही हूँ। कैसी तैयारियां हैं आपकी? क्योंकि बीजेपी तो एक्टिव है और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, अपनी तैयारियों को धार दे रही है। आप लोगों की क्या तैयारी? नहीं, बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे तो विकास तो इनको दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। अभी 2 बारिश हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके अंदर क्या रोडों की हालत हो गई है। रोडों पे चलना 2 बार हो गया है जनता का, लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया है। तो ये विकास की गंगा जो बह रही है उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी में, अगर ये गंगा बह रही है तो बाकी गंगा तो आप समझ ही सकते हैं। इनको बताना पड़ेगा डीजल पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा जो युवाओं को इन्होंने वादा किया था रोजगार देने का। आज तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम सब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे, और जबकि प्रदेश लेवल पे इन्होंने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था हर साल। तो ये तो जवाब देना ही पड़ेगा इनको। इनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो अग्निपथ योजना ये लेके आए हैं, वेस्टर्न यूपी का जो छात्र है वो सेना की बहुत बढ़ चढ़ के तैयारी करता है, और अग्निपथ योजना के अंदर जो ठेके पे ये भर्ती कर रहे हैं 4 साल की, जिसके अंदर उसको सैनिक का भी दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो ये सारे जवाब इनको देने पड़ेंगे। ये जिस तरीके से जनता को छलने का काम कर रहे हैं, आज ही योगी जी ने 3 महीने फिर से याद दिलाए हैं कि साहब हमने राशन की लिमिट बढ़ा दी है 3 महीने की, आज ही दिलाया है याद। तो जनता को ये बताना पड़ेगा कि जो आप हर 3 महीने में जनता को याद दिलाते हो कि हमने राशन की लिमिट बढ़ा दी है, तो ये क्या है? ये आप जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हो, उसको बेरोजगार रख के, और आप निरंतर खाली जनता को गुमराह करके रखना चाहते हो और सिर्फ चुनावी तैयारियों में रहते हो। अभी इन्होंने मंत्रा दे दिया कि साहब हम 80 सीटें जीतेंगे, तो आपके सांसद विधायक और कोई काम करेंगे या सिर्फ 80 सीटें जीतने में ही लग जाएंगे और चल देंगे कि 80 सीटें जीतेंगे? जनता ने आपकी सरकार दूसरे टर्म में बनवाई है, वो इसलिए बनवाई है ताकि आप जनता के दुख दर्द को देखिए, उनकी सेवा करिए। जो मेडिकल व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उसको ठीक करिए, जो विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है उसको ठीक करे। पर भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चुनाव में मगन है। रोहित जी, मैंने सर आपकी तैयारियों के बारे में पूछा था। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपने आरोप लगा दिए, उसके जवाब कंचन जी से हम ले लेंगे, लेकिन आपकी क्या तैयारी है? आपकी क्या रणनीति? गठबंधन के साथ उतरेंगे या एकला चलो की राह अपनाएंगे? हम तो गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, हमने विपक्ष का होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना, और जो जनता के लिए इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, आप विपक्ष में हमारी तैयारी है। जनता को जाके बताएंगे कि आप भूमिका अदा कीजिए, लेकिन मैं आपकी तैयारियों के बारे में पूछ रहा हूँ सर। बीजेपी ने अपनी तैयारियां बताई, आप अपनी तैयारी बताइए। किस रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम विपक्ष में हम अपने काम तो गिनवा नहीं सकते, तो हम तो सरकार की नाकामियां ही गिनवाएंगे ना। खामियां तो आप बिल्कुल गिनवाएंगे सर। रणनीति होती ना, नाकामियां है वो हम जनता के सामने रखेंगे कि ये गठबंधन के साथ हम उतरेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बीजेपी बूथ लेवल को मजबूत कर रही है, जन जन तक बात पहुंचा, जमीन पर उतरेंगे। ये तमाम सारी तैयारियां होती है ना सर, कि जनता को कैसे समझाएंगे, उसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी की तरह 4 बार दिन में कपड़े नहीं बदलते हैं। हम तो 2019 से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और हमारा गठबंधन चलता चला है। भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी रहेगी, कभी राजभर जी इन है, कभी राजभर जी आउट है, कभी निषाद जी इन है, कभी निषाद जी आउट है। तो हमारी ये स्थिति तो है नहीं। हम तो बिल्कुल क्लियर है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन में है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे 2024 का। और भारतीय जनता पार्टी के यही सवाल था, नीतियां हैं वो हम उजागर करेंगे जनता के सामने, जिसके नाम पे हम वोट मांगेंगे। कंचन जी, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि रोहित जी पार्टी के कपड़े हैं, तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के कपड़े ना देख करके अगर अपना अलायंस देखे कि आप जिनसे मिले हुए हैं उनकी दुर्दशा किस वजह से हो रही है, मुझे लगता है पछतावा हो रहा होगा। तो आपको अपनी कॉलर पर देखने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के कपड़ों पर। एक बात। दूसरी बात, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि आपको रोड दिख रहे होंगे, रामपुर के रोड दिख रहे होंगे और जो आजमगढ़ है उसके रोड, मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ के रोड। हाँ, मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो रोड है, जो मैंने पहले आपकी सरकार में देखे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल भी कहीं राजनीति नहीं कर रही हूँ, कोई भी इस प्रकार की बात नहीं बोल रही हूँ जो कि जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं। मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह बात कर रही हूँ कि जो आपकी सरकार में मैंने रोड देखे थे उनसे कई गुना ज्यादा उत्तम हो चुके हैं। और एक्सप्रेस वे तो आप जानते ही हैं कि कितने प्रकार के बन गए। हमारा बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे खुल गया है, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और कितने सारे एक्सप्रेस वे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है ना रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं दोनों, आप रोक रहा हूँ, आप दोनों आ रहा हूँ मैं। कंचन जी लौट रहा हूँ, कंचन जी लौट रहा हूँ, आपके रुक जाइए, रुक जाइए। और भी मेहमान, ठीक है, और भी मेहमान हमारे। कंचन जी
बताऊंगी रोहित जी को। ठीक है कंचन जी, उन्होंने फिर आ रहा हूँ सारे बात, इल्जाम अभी और समय मिलेगा, और समय मिलेगा मैडम, और भी मेहमान हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। तो रुक आगे जाइए, के फिर सवालों का रुक जाइए जवाब अग्रवाल जी, देना आप भी होगा, रुक फिर आप कहेंगे कि जाइए, जवाब अग्रवाल जी नहीं आप भी रुक जाइए, आपके पास भी आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, सर कैसे देखते हैं आप इस तरह तैयारियों को, क्योंकि अभी 2 साल का समय है और अभी से जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है राजनीतिक दलों ने। तो एक परिपक्व राजनीति की पहचान है कि तैयारी 2 साल पहले शुरू कर दी गई, और इसमें बुराई क्या है। मैं ये कहता हूं कि विपक्षी पार्टियां अगर ये कहती हैं कि ये जो भी जवाब देना, अभी रोहित कह रहे थे कि जवाब देना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है, जवाब सत्ता को देना पड़ेगा, लेकिन ये जवाब इलेक्शन में ही मिलता है और इलेक्शन में वोटों के माध्यम से मिलता है। जनता अपना जवाब, मतलब सरकार तो जवाब कभी नहीं देती है। सरकार तो हमेशा ये कहती है कि हमने अच्छा किया, हमने जनता के हित में किया, हमने देश के हित में किया, हमने समाज के हित में किया, हमने ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, लेकिन डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका जवाब जनता अपने वोटों के माध्यम से देती है। और भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी इलेक्शन की तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर आप रण में हैं तो रणनीति बना करके लड़ाई तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप रण हार जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक परिपक्व राजनीतिक की तरह है आज से ही अपनी रण की तैयारी करें। आपका निशाना पक्का होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो पक्का होना चाहिए और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। राजनीति का यही तो काम है। आप क्षेत्र में जाइए, जनता की समस्याओं को उठाइए, जो गलतियां सत्ता की हो रही हैं उन गलतियों को अगर आप आज से उठाएंगे तो जनता ये मानेगी कि हाँ ये सत्ता की गलतियां हैं। लेकिन अगर आप इलेक्शन से 3 महीना पहले उनको उठाएंगे तो जनता ये समझेगी, हाँ हो सकता है वो गलतियां हो, लेकिन जनता ये समझती है कि आप इस समय राजनीति के मद्देनजर इन बातों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जरूरी है सभी पार्टी की, सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपने आप को जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ स्थापित करना चाहती हैं, जो नेता अपने आप को जनता के बीच ले जा करके जनता का प्रतिनिधि कह करके संसद या विधानसभा तक जाना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो तैयारी हर रोज करे, हर दिन वो चुनाव लड़े, हर दिन वो जनता के बीच जाए, हर दिन वो समस्याओं को उजागर करे और हर दिन अपनी ताकत को पूरी तरीके से राजनीति के रण में झोंके। निश्चित तौर पर जो खामियां हैं सरकार की उसे उजागर विपक्ष को करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए। कतिल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत विधानसभा में हासिल किया उसके बाद लोकसभा चुनाव और जो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई 2 अहम सीटें थी जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवा दी। अब 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था ये जो सीटें हैं ये बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। अब किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी तैयारी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन से रामपुर के आजमगढ़ के इलेक्शन से पहले भी कहा था, कुछ पार्टियां और कॉन्फिडेंस में अपनी सीटें खो देंगी और वही हुआ। मैंने खुले शब्दों में कहा था कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वहाँ जिस तरीके से वो अपनी मेहनत को वहाँ कर रही है दोनों जगह को मिलाकर, तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें जो हार जाएंगे। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। तो और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एकदम अलग सा माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई होती है और विधानसभा के चुनाव की उत्तर प्रदेश के सपा और बीजेपी की लड़ाई होती है। तो मगर इतना बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, यहाँ से लगभग 75-80 ये सांसद जाते हैं चुन के, तो इस पर बहुत ज्यादा नजर इसलिए होती है कि यहीं से दिल्ली का रास्ता खुलता है। अगर यहाँ से अच्छी सीटें विधानसभा लोकसभा में ये पाते हैं तो लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने में बहुत ज्यादा इनको आसानी होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जिस तरीके से सीट निकाली थी और काफी सीटें निकालकर पूर्ण बहुमत सरकार वहां भी बनाई, यहाँ भी बनाई बहुत ज्यादा। और रह गई बात देखिए विकास की, तो विकास किसी पार्टी ने नहीं किया बहुत ज्यादा। कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस के जमाने में देखेंगे तो उन्होंने भी कोई ऐसा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया जो दिखने में दिख रहा हो। जो चल रहा है, जो हर पार्टियां करती है वही वो भी कर रही थी। और कांग्रेस के जमाने में शायद किसी ने उनकी सरकार, अभी हमारे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से उनकी सरकार अगर देखी होती
तो शायद वो बहुत बड़ी तानाशाह सरकार थी। सीढ़ियां लगाकर घर में इमरजेंसी में कांग्रेस घरों से मर्दों को उठा ले जाते थे और उनके साथ एक तरीके से ऐसा क्रूर व्यवहार किया जाता था कि जिसकी कोई निंदा आज भी नहीं। खुद स्वयं इंदिरा गांधी जी, जो अब नहीं है हमारे बीच, वो स्वयं जो है अपने लड़कों को एक सीट देती थी और जनता के बीच में एक मैसेज देती थी कि नहीं है भाई, 3-3 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता था। घर में जो लोग रहते थे कानों में इतनी तेज आवाज, और 7 बजे 6 बजे के बाद से दिल्ली में एक तरीके से इमरजेंसी का माहौल हो गया। लोगों को यह मालूम था कि अभी जो है कांग्रेस के नेता लोग हेलीकॉप्टर से अपना रिहर्सल करेंगे, अपनी पायलटिंग का जो है वो दिखाएंगे। उससे जनता का नुकसान नहीं होता था। लोग फ्रांस और लंदन से अपने कपड़ों को धुलवाते थे। आज अगर मान लीजिए मोदी भी अपने कपड़े पर मोदी लिखवा लेते हैं तो उसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस अब क्यों उसको दुख हो रहा है इस बात का कि मोदी जी कपड़ा 3 करोड़ का पहन है? अरे भाई, आप भी तो उस जमाने में चैटर से अपना कपड़ा धुलवाते थे, तो किसी पर उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि 3 उंगली आपकी तरफ दी। निश्चित तौर पर, क्योंकि जी और लोकसभा के चुनाव में देखिए लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। यहाँ से जो लोग जीतेंगे अपनी कुछ हल्की फुल्की पैर निश्चित रूप से, क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं और कौन बैठेगा गद्दी पर ये तय होना है। लेकिन बहुत कुछ ये कहा जाता है कि उत्तर लोकसभा की जो सीट का रास्ता है, दिल्ली का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है। रोहित अग्रवाल जी, जैसा कि दिलीप यशवर्धन जी कह रहे थे, देखिए तैयारियां ये नहीं है कि अभी समय है तो हम कर लेंगे। तैयारियों का मतलब यह है कि आज से ही शुरुआत होनी चाहिए और जनता के बीच पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ टीवी पर बैठकर ही बात की जाए और आरोप प्रत्यारोप किए जाए। जनता के बीच पहुंचना है और पहुंचकर उन मुद्दों को उठाना पड़ता है। सर, इस तरह की रणनीति होनी चाहिए। देखिए, हम सड़क से लेके सदन तक हम हर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां तो निरंतर गिनवा रहे हैं, और चाहे वो टीवी चैनल का माध्यम हो, चाहे वो सड़क पे आंदोलन का माध्यम हो, और चाहे वो सदन के अंदर आवाज उठाने का माध्यम हो। हमारे 8 विधायक जीत के आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीत के आए हैं। खुद अखिलेश यादव जी ने लोकसभा से इस्तीफा देके विधानसभा के अंदर इसीलिए जो है नेता प्रतिपक्ष का पद लिया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को उनसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वही हमारी स्ट्रेंथ है। देखिए, हमारा काम है विपक्ष का। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हर समय चुनावी मोड में नहीं रहते हैं। हम विपक्ष की जिम्मेदार विपक्ष होने की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। जो जनता के दुख दर्द हैं वो भाजपा सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं निरंतर, चाहे वो युवाओं की भर्ती का मामला हो, चाहे वो लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और आप जाइए इन खामियों को गिनाइए और जनता के बीच पहुंचना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन जो अखिलेश जी का जिक्र आपने किया, ये 2 अहम सीटें जहां बीजेपी ने सेंधमारी कर दी, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अखिलेश यादव की निष्क्रियता, वो सक्रिय नहीं हुए और इस वजह से ये दोनों सीटें उनके हाथ से निकल गई। सर, क्या वजह है? विधानसभा के नतीजों के बाद इतने हताश हो गए अखिलेश यादव कि लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में तैयारियों में नहीं जुट पाए? कोई निराशा थी? नहीं, देखिए ऐसा है, यहाँ पे जो लोकसभा उपचुनाव हो रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, एसडीएम भी चुनाव लड़ रहा था, डीएम साहब भी चुनाव लड़ रहे थे, एसपी भी चुनाव लड़ रहा था। मतलब शासन प्रशासन भी चुनाव लड़ रहा था और शासन प्रशासन की मिशनरी का पूरा दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जनमत को लूटने का काम किया है। हम इसकी पहले ही इनको बधाई दे चुके हैं कि जनमत लूटने की बधाई, और 4,500 वोट के डिफरेंस से उसके बाद भी कुल ये जीत पाए। सर, आत्म अवलोकन करने की बजाय आप लोग सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाने लगते हैं, कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। आप ये जमीन तैयार करना शुरू कर देते हैं। निरंतर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी है, वो कोई बहुत नई बात नहीं है। जिसकी सरकार होती है वो दुरुपयोग करता है, हमारी सरकार हम भी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपराध नहीं किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, पर ये जरूर है कि कुछ 4,500 वोटों से अगर आप जीते हैं सरकारी मशीन का दुरुपयोग करने के बाद आरोप लगा देते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई गया चुनाव आयोग की तरफ शिकायत करने के लिए? कितनी शिकायतें की है आप लोगों ने? वो क्या कार्रवाई?
2024 के चुनाव में दोनों सीटें हम वापस जीत के भारतीय जनता पार्टी को घर भेजने का काम करेंगे। अब ये तो सर आगे का बता रहे हैं आप, लेकिन जो आरोप आपने लगाए मैंने उस पर सवाल किया, कितनी शिकायतें की हैं आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल जहां पे हो सकती थी, जहां पे आवाज उठा सकते थे, आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर खाली लिखा पढ़ी में शिकायत देने से नहीं होता है। अगर हम लोकतंत्र के अंदर आप चौथा स्तंभ है और आपके चैनल के ऊपर हम खुल के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमत की लूट की है, तो ये शिकायतें दर्ज करना ही है और ये कुछ नहीं होता। फिर आप कार्रवाई पर भी सवाल उठाएंगे कि भाई हम शिकायत दर्ज करवाने जाते थे तो हमारी शिकायत अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस पर सवाल उठाना हमारा फर्ज है और ये हमारा हक भी है। विपक्ष होने के नाते हम सवाल उठाना हमारा अधिकार है। ये तो बता दें कौन कौन से बूथ पर कहाँ कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कहाँ शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे तो सर बोल दिया जाता है कि कंचन ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, मुस्लिम कुछ नहीं बाहुल्य करते हैं लोग। और वहाँ पे 5 वोट डला है। अरे और इस तरह से जनमत को लूटते हैं। अब सर जवाब ले लीजिए कंचन जी से। अरे अब सुन तो लीजिए जो जवाब, अब मैं सवाल पूछूंगा तभी तो कंचन जी जवाब देंगे। मैंने पूछ लिया सर सवाल, आप ही का सवाल उनसे पूछा है कि सरकारी मशीनरी का आप लोग दुरुपयोग करते हैं और इस तरह से जनमत को लूटते हैं। जवाब दीजिए। चलिए, सरकारी मशीन का दुरुपयोग करते हैं तब आप कहाँ रहते हैं? इसी में क्यों नहीं आते? सरकारी मशीन का दुरुपयोग होता है तो जाइए ना, उसका कंप्लेन करिए, जाकर के बैठिए, धरने पर बैठिए और फिर आप चुनाव भी क्यों लड़ते हैं? जो कहूंगी सलाह दूंगी उस तरह फिर चुनाव ही मत लड़िए आप, क्योंकि जब तक ये जो आयोग है, जो चुनाव आयोग है, ये समझ ना जाए या फिर ये जो सरकारी मशीनरी है जिस पर आप इल्जाम लगाते हैं, ये जब ठीक ठाक आपके पक्ष में ना हो जाए तब तक आपका चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। आप बेमतलब में चुनाव लड़ते हैं जब आपको पता है कि आपके लिए ऐसा हो नहीं है। आपको नहीं लड़ना चाहिए। मेरी सलाह से तो यही, आपको नहीं करना चाहिए। जो भी ईमानदार और समझदार व्यक्ति होगा वो यही कहेगा कि चुनाव क्यों लड़ना, रोहित जी मत लड़िए चुनाव और जाइए जाकर के कोई कंप्लेन करेंगे। 2012 से एक ही धरने पर बैठे हुए हैं आप कि बस मशीन भी खराब हो गई, इसने हमको लूट लिया। उससे आप क्यों बैठे हुए हैं? इससे निकलिए ना। अखिलेश जी निकल नहीं रहे बाहर। आप कह रहे कि सरकारी दुरुपयोग हो गया। कुछ कहते हैं, कुछ लोग तो अगला कहते हैं सवाल कि मेरा कंचन जी आपसे, कंचन जी अगला सवाल इनका भी तो काम बता देते हैं क्या करते हैं ये रोहित नहीं जी बताया बैठे हैं, ठीक। वो करते क्या है? अगला सवाल क्या करते हैं? अगला सवाल मेरा, कल जो अहम बैठक हुई है लखनऊ में, बैठक का क्या एजेंडा रहा है? क्योंकि तमाम दिग्गज उसमें शामिल हुए, किस तरह की रणनीति बनी है? हाँ जी, देखिए राकेश जी, जो हमारी पद्धति है, जो हमारी योजना है, वो हम लोग वैसे तो हमारी पार्टी के और संगठन के अंदर होता है। हमें क्या करना है वो योजनाबद्ध तरीके से जब हमारा चुनाव होता है हम उसे जमीनी स्तर पर लेकर के आते हैं। लेकिन हाँ, जो दिख रहा है वो हमारी रणनीति और योजना के तहत जो हमारे जो भी हमारे बड़े से छोटे नेता हैं वो इन सब चीजों में शामिल होते हैं। खैर ये बताना तो उचित नहीं है कि हमारी नीति में हुआ क्या। ये बड़े नेताओं का पक्ष है, वो किस तरीके से कैसे किसको कौन सी चुनौती देते हैं और संगठन और पार्टी के मध्यम से रहता है। बोलना कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, आपका प्रदेश अध्यक्ष पूरी योजना के तहत उसके लिए आपने कल बैठक की थी। जनता की किसी सरोकार के लिए आपने कल बैठक की थी। कम से कम जनता को बेवकूफ तो मत समझिए, कम से कम जनता को। चलिए, बड़ा दावा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और यही आत्मविश्वास कहलाता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि अब तो 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 साल का समय है और राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी का जोश आई है और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो पूरे दमखम के साथ जुट गए हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीतियां हैं और रणनीतियों पर धार देना शुरू कर दिया है। लेकिन किसके पाले में जनादेश जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ। के माहिर खिलाड़ी हो या विरासत की जमीन पर फसल काटते नेता, गुनाहों की काली दुनिया हो या भ्रष्टाचार की कालिक में रंगे हाथ,
सियासत का खेल हो या संस्कृति की मीठी फुहार, क्योंकि हम हैं वीआईपी न्यूज। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी। अब भोपाल के विश्वसनीय लैब में कराए कोरोना की जांच। रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। हमारे यहाँ उपलब्ध है कोरोना टेस्ट सहित तमाम जांचों की सुविधा। अपनी रिपोर्ट के लिए अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार। बस एक कॉल करें और घर पर ही कराए अपना कोविड टेस्ट। साथ ही पाए जांच रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों से निःशुल्क परामर्श। रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर। हमारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कॉल करें 0755 491 5865। पता एयरपोर्ट रोड, भोपाल।